पहला प्रश्न सर एससीओ शिखर सम्मेलन से ही लेते हैं। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का विरोध किया, चीन के राष्ट्रपति ने शीत युद्ध के खिलाफ आगाह किया, पुतिन ने सशस्त्र विद्रोह का मुद्दा उठाया, पाकिस्तान ने आतंकवाद को कई सिर वाला राक्षस बताया। इस सब को कैसे देखते हैं आप? साथ ही ईरान को इस संगठन का सदस्य बनाने से क्या लाभ होगा? नीरज जी, हम लोग इस एससीओ पर पहले भी बात कर चुके हैं जी। और एससीओ में जब से, हालांकि 2005 से है, लेकिन अगर देखिए अभी तो हर एक पिछले कुछ सालों में जो हालात हुए हैं, जो हम कहते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है जी। खास करके मैं एशिया की ही बात करूंगा क्योंकि हैं ये सभी मेंबर्स एशिया से ही, और इंक्लूडिंग सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और इधर के हैं जी। तो हालात बहुत तेज़ी से बदले हैं। और इस बदले हालात में खास कर जो चीज़ें आई हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो रूस यूक्रेन का जो है, जो हालात उसकी हैं जी। दूसरी जो चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है वो है रूस और चीन का, चीन अमेरिका का, डायरेक्ट अमेरिका इसलिए मैं ला रहा हूँ क्योंकि उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है रीजनल जो ग्रुपिंग, सिक्योरिटी, बाकी चीज़ें हैं, भारत और चीन का जो संबंध है जी। और अभी पिछले एक साल से जो हम देख रहे हैं, जो चीन और अरब का जो रिपब्लिक्स है इनके, कि यूएई लीजिए, सऊदी अरेबिया लीजिए, ईरान लीजिए, इनके साथ ये जो संबंध हैं जी। और अभी इजराइल और चीन का भी हमने पिछले उसमें बात किया था, तो इनके परिप्रेक्ष्य में पूरा अगर देखिए, और भारत पाकिस्तान तो खैर शुरू से है ही, तो इन सबको अगर आप साथ लेके चलिए तो देखिए काफ़ी बदलाव हुआ है जब ये शुरू हुआ था उसके बाद से लेकर के अभी तक जी। और इसीलिए अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, अगर आप जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि प्रोग्रेस होगा जी, उतना एससीओ में नहीं हो पाया। और ये भी इतनी चीज़ें अभी हो रही हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि भारत को इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मिला है। इस बार मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हेड हैं। अदरवाइज आप देखिए पिछले साल क्या हुआ था, कुछ नहीं था। 2 साल एक पाकिस्तान के साथ था, वहां बंद था, मतलब कोई खास हो नहीं रहा था जी। और इसमें भी लग रहा था, आप देखिए अगर आपने महीने 2 महीने पहले से अगर मीडिया देखें तो लोगों को लग रहा था कि ये मीटिंग होगी भी कि नहीं होगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए हुई मीटिंग जी। ये कि मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी चीज है, एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है जी। देश का जी। और जब देश के अंते नेचुरली हमारे प्रधानमंत्री का जी। कि ये मीटिंग हुई है और सारे हेड्स ऑफ स्टेट जो है जी। बात कर रहे हैं जी। तो ये एक अचीवमेंट मुझे लग रही है जी। और ठीक है, इसमें हर एक की अपनी अपनी व्यूज हैं, हर एक ने अपनी अपनी चीज बोली, हम आगे थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे उस पर जी। लेकिन मैं कहूंगा इकट्ठे तो हुए जी। तो हो सकता है कि आगे कुछ हमें प्रोग्रेस मिले। जी। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि अभी तक आप पिछले जितने भी शिखर सम्मेलन में जाइए, अगर एससीओ के 3, मैंने कहा 2-3 साल पहले जाइए, बिकॉज बीच में तो कोई खास हुआ नहीं जी। ऐसा कोई एम लेकर के नहीं चला गया था जी। अगर उनमें था। इसमें देखिए, इसमें एक एम लेकर के मोदी जी चले हैं और अगर आपको याद है तो उन्होंने वो दिया था, थीम दिया था सिक्योर एससीओ, SECURE, और SECURE का उन्होंने पूरा दिया था आई थिंक सिक्योरिटी, ई से इकोनॉमी, सी से आई थिंक कल्चर, उन्होंने कनेक्टिविटी दिया था, यू से यूनिटी दिया था उन्होंने, आर से उन्होंने दिया था सॉवरेनिटी, रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, एक मेजर उन्होंने अपना इशू दिया था, इसमें बोला भी था, और ई से उन्होंने दिया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो मतलब एक थीम लेकर के चले थे वो, जिससे ही जितनी भी मीटिंग्स हुई, बाकी जो चीजें हुई, इस थीम को लेकर के आगे चलते रहे हैं, बजाय कि सिर्फ बायलैटरल। अदरवाइज इससे पहले अगर आप एससीओ में जाएं तो मैक्सिमम जगहों पर आप पाएंगे बायलैटरल चीजें आई, खास करके पाकिस्तान के द्वारा। जी। और इस बार देखिए कोई बायलैटरल चीज नहीं आई एक दूसरे पर कुछ भी करने के लिए। तो ये भी मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है देश का और हमारे प्रधानमंत्री का, कि जिस तरह कंडक्ट हुआ ये। दूसरी चीज इसमें जो है, अगर आप देखिए तो जो चीजें फोकस किया
प्रधानमंत्री जी ने हमारे बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया कि किन चीज़ों पर फोकस है, और हम अपनी ये सारी जो भी हमारे बीच की अंतरता है या हम जो चीज़ें हमारी जिस पर बात नहीं बनती उनको छोड़ करके भी इन चीज़ों पर आ सकते हैं जिसमें कि हम काम कर सकते हैं। और उनमें अगर आप देखें तो देखिए उन्होंने दिया स्टार्टअप और इनोवेशन, जिसमें हम कितने आगे हैं। स्टार्टअप और इनोवेशन दोनों चीज़ें में वो भारत इसमें अगुवाई कर सकता है और दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, ये चीज़ें उन्होंने बताई। दूसरा उन्होंने बताई जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में, जिसके बारे में आपने देखा कि कोरोना के टाइम में कितनी ज़्यादा डिपेंडेंस हमारी थी ट्रेडिशनल मेडिसिन पर, और कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, और अब आयुष में वो चल रहा है और उसके इफेक्ट भी आ रहे हैं। कहा जाता था कि उसमें रिसर्च नहीं है, इतना रिसर्च सेंटर्स बन गए हैं, आयुष कॉलेजेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी, आपको पता है गोरखपुर में आयुष यूनिवर्सिटी बनी है। तो ऐसे करके जो ये चीज़ें आ गए हैं, इससे हम बहुत ज़्यादा कुछ दे सकते हैं, सिर्फ एसईओ को नहीं दुनिया को दे सकते हैं। और एसईओ चूंकि हैं हम उसमें, तो उनके लिए इन्होंने बताया है और सभी का फायदा होगा उसमें। और आयुष में आपको पता है ये यूनानी से लेकर सिद्धि से लेकर सारी हैं सब जो कि कुछ इन देशों में ऑलरेडी प्रैक्टिस होती रही हैं, जिसको भारत आगे बढ़ाना चाहता है कि सिर्फ हम दूसरे बाकियों पर डिपेंड ना रहें। यूथ एम्पावरमेंट, और इससे ज़्यादा दुनिया में कोई देश नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मैक्सिमम इस समय यूथ ही है पॉपुलेशन, और उसको कैसे मैनेज करना है और कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कर लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ यूथ में अभी भी कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाए हैं उनके लिए, शायद पहले से प्लान नहीं किया, और ये प्लानिंग हमें 10 साल पहले करते तब आती, बट हो रहा है धीरे धीरे। उम्मीद है कि उससे सीखेंगे और आगे करेंगे। तो बट ये भी एक चीज़ है जो कि हम दूसरों को बता सकते हैं, बिकॉज हर एक की सिचुएशन होने वाली है। डिजिटल इंक्लूजन एक भारत बहुत दिनों से कहता आ रहा है और सबने माना है, अमेरिका से लेकर के यूके से लेकर सभी ने माना है, खास करके हेल्थ सेक्टर में जो हमारा डिजिटाइजेशन है अमेरिका में बिल्कुल ही नहीं है। वहाँ अभी भी लोग आप देखिए पेपर लेके घूमते हैं, हम यहाँ डॉक्टर्स के पास एक कार्ड लेके बस जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और कॉमन लोगों के लिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। जो आपने देखा आयुष्मान और जो कार्ड वगैरह हमारे यहाँ भी बन रहे हैं। और शेयर्ड एक इन्होंने लास्ट में दिया है शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, और जानबूझ के आपको पता है ये है क्योंकि चीन में भी बुद्ध हैं, अगल बगल जो बाकी हमारी कंट्रीज हैं, चाहे जापान है, चाहे कोरिया है, इवन रूस में है, तो कई देशों में ये है। ये लेकर के इन्होंने दिया कि भाई ये भी हमारी एक शेयर्ड है जो कि चीज़ आपके यहाँ है, जिसको आप मानते हैं, तो हम इसको आगे ले सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने दिया। और इसमें अगर बाकी देश, और इसमें जो आपने उसके बाद देखा 2 दिन हो गए जो फीडबैक आ रहा है, सभी चाहते हैं इस तरह से, उनको लगा कि हाँ एक अच्छी बात है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर बीआरआई पर बड़ा साफ संदेश दिया मोदी जी ने कि हमें मंजूर नहीं है, और खास करके इसलिए मंजूर नहीं है कि इसमें जो है जो मेन चार्टर हमारा एससीओ का है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, वो नहीं देखी जा रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें वो इसमें इंक्लूडेड है, जो कि गलत है। तो ये एक चीज़ बड़ी क्लियरली उन्होंने ली है। और टेररिज्म के बारे में उन्होंने बड़ा साफ बोला कि टेररिज्म एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी ये नहीं होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान कर रहा है, सीधा था। और कुछ उन्होंने इंडिकेशन उसी में चीन को भी दिया कि आप दोहरी या दोगली नीति नहीं रह सकते, कि आप टेररिज्म को कहें कि होनी नहीं चाहिए, और जहां टेररिस्ट को यूएन में मामला उठता है वहां पर आप जो है वीटो कर देते हैं। तो ये चीज़ वहां भी मैसेज दिया उन्होंने इसके लिए। तो उन्होंने अपना बड़ा साफ और क्लियर पॉलिसी बताई और रखी वहां पर, और ऐसा भी कुछ नहीं था कि कोई कंट्रोवर्सी वाली चीज़ है, और ऐसी भी कोई चीज़ नहीं थी इनडायरेक्टली बोली जा रही है, सीधा और बिल्कुल क्लियर पॉलिसी अपनी उन्होंने रखी। दूसरी जो चीज़ है, चीन पर आए तो आप देखिए शी जिनपिंग ने किया क्या। पहली जी चीज़ उन्होंने बोली,
उनका ये कहना था कि वो अपना 10 साल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हो गए, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। अब क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं ये तो हम नहीं कह सकते कि 10 साल में अगर प्रोग्रेस देखा जाए तो अभी इतना तो कुछ हुआ नहीं है। न्यूज़ आप देख ही रहे हैं क्या आ रही है बाकी कंट्रीज से। अफ्रीकन कंट्रीज तो चाहते ही नहीं है, बिकॉज वो सोच रहे हैं कर्जदारी बन जाएंगे, आगे क्या होगा, कितनी चीज़ें हम इनके साथ शेयर करेंगे, ज़मीन से लेकर के डेटा से लेकर बाकी सारी चीज़ें। और फिर अभी रोड बना रहे हैं, बाद में और क्या बनाएंगे, क्या चीज़ें करेंगे, वो भी अभी इनके पास क्लियर नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ये मेरा मत है कि सेलिब्रेट करने वाली, लेकिन 10 साल हैं तो उनको करना है, तो उन्होंने इसका नाम जरूर लिया वहाँ पर। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। इसके बारे में हमने शायद पहले भी बात किया हुआ है कि ये काफ़ी दिनों से, जब से क्वाड बना, जब से इंडो पैसिफिक शुरू हुआ, तब से जो है चीन थोड़ा सा क्या काफ़ी इम्बैलेंस हो गया है जी। और इनको लगा कि हमें एक अपनी सिक्योरिटी इनिशिएटिव बनानी चाहिए। और एम क्या इन्होंने रखा था, बेसिक एम था कि अमेरिका और नाटो का जो इफेक्ट आ रहा है, खास करके एशिया रीजन में या वर्ल्ड ओवर में जो है, उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने वो दिया। लेकिन नेचुरली वो चला नहीं, क्योंकि इसमें जो ये चाहते थे वो बेसिकली चाइना सेंट्रिक ज़्यादा थी, बाकियों का इन्वॉल्वमेंट कम था। तो उन्होंने दोबारा उसको उसके ऊपर दिया कि ये बनाने के लिए बेसिकली ये डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी दोनों चीज़ें मिला के चल रहे थे काउंटर करने के लिए। एम वाज ओनली बेसिकली टू काउंटर। तो आप सिर्फ एक एम लेके चलेंगे काउंटर करने के लिए और बाकियों का कोई फ़ायदा अगर नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जो GSI है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, हालांकि इन्होंने कुछ पेपर निकाला था, अगर देखें तो नेट पर भी है, इनका जो चाइना पॉलिसी है, एक साइट इनकी उस पर है, लेकिन बड़ा क्लियर नहीं है। इन्होंने बाकी सब चीज़ें दे दी हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए इसमें क्या है वो चीज़ क्लियर नहीं है जी। तो इसलिए इसमें नहीं लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट आया जी। फिर इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल जो रिजोल्यूशन है इंटरनेशनल और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में इन्होंने बोला कि रिजॉल्व करनी चाहिए रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स म्यूचुअली। बट हमारे सामने खुद का वो है जी कि हमारे साथ जो म्यूचुअल चीज़ है, यहाँ तक नहीं हो रहा है कि जो ये 2020 से पहले गलवान और बाकी चीज़ों पर गए हैं वहाँ पर वापस जाने की, तो बाकी चीज़ें कैसे रिजॉल्व होंगी अभी कैसे कहा जाए जी। डोकलाम में जो है, और डोकलाम क्यों, इनके पास जो हमने पहले भी किया था 11 देशों के साथ इनकी बाउंड्री है जी, और 5 के साथ मैरीटाइम है। सबके साथ एक या 2 को छोड़ करके हर एक के साथ इनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है चाइना के साथ। फिर यहाँ पर अगर ये प्रोपेगेट कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं लेकिन आप जो है उसको अमल में नहीं ला रहे हैं जी। अगर आप कह रहे हैं तो अमल में लाइए तो सबसे अच्छी चीज़ है। आप ये बोलते, अगर ये कहते कि ठीक है हमने इन देशों के साथ इस पॉलिसी पर हमने आगे बढ़े हैं या बढ़ेंगे या हमारा रोड मैप है जी, तो फिर तो ये बात समझ में आती। लेकिन सिर्फ इन्होंने अपने पॉइंट देना था वो दिया, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये मुझे तो नहीं वो लगा कि इससे कुछ मायने रखते हैं, सिर्फ कहने वाली इनकी बात रह गई थी जी। फिर इन्होंने बोला एक नई चीज़, अटेम्प्ट्स इन्होंने बोला कि जो हो रहे हैं ऑन इंटीग्रिटी जो कंट्रीज़ के ऊपर आजकल, और न्यू कोल्ड वॉर कह रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। जो इनका कहने का मतलब है कि एक न्यू कोल्ड वॉर जो ग्रुप बेस्ड कन्फ्रंटेशन करने के लिए, कहने का इनका हम यही था कि अब USA या नाटो कंट्री जो एशिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में दिखा रहे हैं, या इंडिया और अमेरिका की जो अभी पार्टनरशिप है, जो बातचीत इतनी सक्सेसफुल चल रही है वो देख करके, तो और उधर जापान, अमेरिका और नाटो का जो ऑस्ट्रेलिया मिला करके फिलीपींस मैं कहूँगा डबल माइंड में है, आधा इनके साथ आधा उधर। बट इन सब के साथ जो ये चीज़ आ रही है उससे इनके कहने से ये लग रहा है कि इसका असर चीन पर पड़ रहा है, और चीन को लग रहा है कि अगर ये बने, इस तरह की ग्रुपिंग्स हुई तो चीन का नुकसान होगा। इसलिए
वो जानबूझ के कह रहे थे कि एससीओ मेंबर्स शायद ये कहना चाहते हैं कि भाई आप इन ग्रुपिंग्स में मत जाइए। हालांकि उनको एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि भारत ने तो बहुत क्लियरली ये पहले बता दिया है कि हम जो है किसी ग्रुप में नहीं हैं, हम ना अलाइंड हैं ना नॉन अलाइंड हैं, हम अपने स्ट्रेटजिक जो इंटरेस्ट है उसको लेके चल रहे हैं जी। और आपको याद है कि मोदी जी ने कोई क्वेश्चन किया गया था अमेरिका में कि आप जो है नॉन अलाइनमेंट हैं कि अलाइंड हैं जी। उसके लिए, खास करके इन कनेक्शन विद रूस यूक्रेन के बारे में। जी। तो इन्होंने बड़ा क्लियरली ये जवाब दिया था कि हम अलाइंड हैं जी। और अलाइंड हैं पीस के लिए, जी। हम सिर्फ शांति के लिए अलाइंड हैं, बाकी हम किसी के साथ अलाइंड नहीं हैं किसी और चीज में। जी। तो वो चीज है जो कि आई थिंक शी जिनपिंग भी नहीं समझ पाए हैं जी। इसका। जी। तो इन्होंने ये सब चीजें दी जो कि ये दर्शाता है कि एससीओ में भी चीन को क्या चीजें उसको मैं कहूँगा जिससे थोड़ी उसको घबराहट है कि ये चीज हो रही है और अगर ये चली तो आगे उसका नुकसान होगा। जी बिल्कुल। तो ये चीजें उन्होंने दिखाई अपनी। जी। दूसरी चीज अगर रूस के बारे में आए तो रूस ने उन्होंने बहुत एक्सपेक्टेड नहीं था कुछ पुतिन की तरफ से, लेकिन उन्होंने एक मैं कहूँगा ब्रेव फ्रंट अपना रखा जी। कि भाई इतना सब होने के बाद भी मुझे जो है मैं पावर में हूँ और वैगनर रिवोल्ट से कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने बताया कि कैसे वैगनर रिवोल्ट को उन्होंने दबाया। जी। जो उन्होंने मेरी तरफ मुझे लगा कि सबको बताने की कोशिश करें कि अगर हुआ ऐसे तो ऐसे करो। हालांकि मैं इसके साथ ही वो करना चाहता था कि ये चीन पाकिस्तान सबके लिए है जी। कि अगर तुम पालोगे ऐसे लोग जी। तो ये आगे जा करके यही करेंगे। बिल्कुल। और हमारे साथ हो चुका है, जी। बेंडर वाले से लेकर के जो भी थे, जी। पाकिस्तान के साथ भी हो चुका है, जी। अमेरिका के साथ भी हो चुका है जी। कि उसी को उसने पाला और उसी के ऊपर अटैक करके बिन लादेन को मारा। तो ये चीजें तो हम देखते आए हैं, तो हमारे लिए तो नई चीज नहीं है, पुतिन के लिए होगी, लेकिन एक अच्छी बात है, उन्होंने एक सीख ली, उन्होंने बताया। दूसरी चीज जो उनका था, उन्होंने एक साफ करने की कोशिश की कि जो कुछ यूक्रेन में वो कर रहे हैं ये उनका नहीं है, वो जो रूस के ऊपर थ्रेट आ रही थी, रूस को दबाने की कोशिश की जा रही थी, उसकी वजह से ये हुआ है। और ये सारा एंटी रशियन जो सेंटीमेंट पूरे इलाके में लाया जा रहा था, यूक्रेन से लेके पूरे इलाके में जो नाटो कर रहा था उसके ऊपर था। तो ये जो एक वो चीज़ थी। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगी कि उन्होंने बात की सैंक्शंस के बारे में, और ये चीज़ चीन ने भी अपने उसमें दी थी। उन्होंने भी बोला था कि सैंक्शंस एक वेपन बन गए हैं। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि वेपनाइज कर रहे हैं हम सैंक्शन से रूस को नुकसान तो हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हालांकि ऑयल की वजह से और कुछ और उसके पास जो बैलेंस काफ़ी पड़ा था पैसों का, तो उसकी वजह से वो चल रहा है उसका। लेकिन इन्होंने जब इसमें बात की सैंक्शंस के बारे में, तो ये दिखाई पड़ा कि सैंक्शन से उनको इफेक्ट तो हो रहा है जी। कि वो खुद ही बोले इसमें कि सैंक्शंस को जो है हमारे ऊपर एक तलवार है, ये बोलिए कि वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये प्रोवोकेशन है और हमें इससे नुकसान के बारे में उन्होंने क्लियरली बताया। तो लग रहा है कि उनके ऊपर ये इसका फर्क है सैंक्शंस का। तो ये चीज़ दोनों में लगी। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि हाँ, एससीओ का जो चार्टर है उसके अगेंस्ट नहीं बोला किसी ने, 1 to 1 कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई और दोनों काम और कंपोज्ड रहे, जिन्होंने अपनी बातें कही जी। जो कि भारत चाहता था कि भाई ये मंच है, आप अपनी बात जो कहना चाहते हैं वो कहिए, लेकिन कोई ठोस चीज़ दोनों की रशिया और चीन दोनों से नहीं आया बिल्कुल कहने के लिए। जी। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का तो ज़्यादा आप कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने यही बोला कि डेमोनाइज है, डेमन है, टेररिस्ट एंड ऑल, बट टेररिज्म तो आपके यहाँ से हो रहा है, आपकी सरजमीन से हो रहा है। कितने जगह आप कहेंगे, आप हिंदुस्तान में आपने पूरी कोशिश की, यहाँ बढ़ाया, लेकिन अभी जो है उस पर काबू लगभग पा लिया गया जी। इन्होंने बिन लादेन से लेकर अफगानिस्तान में सारा किया, जो अब उनके ऊपर उल्टा आ रहा है जी। वही
TTP बन गया और कई चीज़ें, तरीके तालिबान पाकिस्तान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो हो रहा है। अभी फिर ये दोबारा शुरू कर रहे हैं, जो खलिस्तान मूवमेंट दोबारा उसको हवा दे रहे हैं जी वो भी। तो ये सारा चीज़ें तो बैकफायर इन्हीं के ऊपर करेगा। जी कभी ये भी बोलते थे कि हमारे ऊपर ही, हम तो खुद सताए हुए हैं टेररिज्म के। तो फिर तो इनको और ज़्यादा खुद को देखना चाहिए ताकि हम आगे इसमें कुछ नहीं करें ये चीज़ें। लेकिन दूसरी भी चीज़ इनकी आई कि जो इनकी हालत अभी है, अब ये बयान क्या करें उसकी, जी कि देख कहाँ से, कहीं से इनको नहीं मिला। जहाँ भी कटोरा लेके घूमे, ना चीन से इनको कुछ मिल पाया, ना इनको यूएई या सऊदी अरेबिया से कुछ मिल पाया है इतना। ईरान के साथ भी रिश्ते ऐसे ही चल रहे हैं। हालांकि ईरान के साथ कुछ महीने पहले उन्होंने बॉर्डर पर एक बाजार ईरान ने खोल दिया है पाकिस्तान के साथ, लेकिन बहुत चीज़ें उतने आगे नहीं बढ़ी हैं जी इनके साथ। तो कुछ खास नहीं था इनके पास भी कहने के लिए। जो मुख्य चीज़ एक आपने बोला है ईरान के बारे में, जी देखिए ईरान तो 2005 से इसमें डायलॉग पार्टनर था, और काफ़ी सालों से, आप देखिए इतने साल इंतजार करने के बाद ईरान के मौका मिला है। और ईरान लगभग सभी चाहते थे, रूस भी, चीन भी, भारत भी, कि ईरान को बनाया जाए मेंबर जो है इसमें। तो काफ़ी सालों तक ईरान ने वेट किया इसके साथ। और अगर आप देखिए इसके पहले, पहले कि हम जाएं कि ईरान को फ़ायदा क्या होगा, 2016 में जब इनके साथ पहले तो सैंक्शन लगाए थे अमेरिका ने ईरान के अगेंस्ट, और उन सैंक्शंस का नुकसान हुआ था, काफ़ी फ़र्क पड़ा था, आपको पता ही है ईरान के ऊपर। ईरान भी चाहता था कि कोई उसको स्पेस मिले अपने पैर फैलाने, हाथ फैलाने के लिए, कि कहीं वो और ट्रेड कर पाए, आगे बढ़े। बट उससे पहले देखिए 2016 में जब इनके साथ ओबामा ने जो पैक्ट न्यूक्लियर वाला किया था ईरान के साथ, उसके बाद से रूस ने पहले बोला था कि भाई अब ये पैक्ट इनके साथ साइन हो गया है और हम अब कोई इसमें बाधा नहीं है ईरान को मेंबर बनाने में। तो पुतिन नहीं बोला था 2016 में। हालांकि 2018 में ट्रंप ने आकर के वो पैक्ट ईरान के साथ ख़त्म कर दिया था, बट फिर भी वो चल रहा था। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि ऑब्स्टिकल ख़त्म हो गया, हम इनको ले सकते हैं। तो तब से ये चीज़ें चल रही थी। और उसके बाद जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो जियो पॉलिटिकल जियोग्राफिकल सिचुएशन थी वो काफ़ी बदल गई। यूक्रेन इसकी वजह से, नाटो की वजह से, उधर अरब कंट्रीज़ का देख करके, तो उसको देख करके ये हुआ। और ख़ास करके आपने देखा कि चीन ईरान का संबंध कैसे बने, रूस ईरान के संबंध कितने बन गए इस लड़ाई में जी पिछले 1-1.5 सालों में। तो जब इतनी नज़दीकियाँ बनी, और भारत की नज़दीकी थी ही, ईरान भी काफ़ी बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। और ये तो वॉर की वजह से अब जो है हम रूस से सबसे ज़्यादा तेल रहे हैं। इससे पहले तो तेल सबसे ज़्यादा ईरान से ही आता था, और ईरान से बल्कि हम रूपी ट्रेड की भी बात चल रही थी, कुछ हद तक हो भी गया था। तो और काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं वहाँ पर। तो हमारे साथ भी संबंध अच्छे थे। तो ये था कि ईरान आ जाएगा तो उसको भी फ़ायदा होगा। तो ऐसे करके ये जो चीज़ें थीं, इस वजह से ईरान भी चाहता था, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए था कि उसको भी उससे पहले मैं कहूँगा कि एक ये भी था कि भारत, रूस, चीन भी चाहते थे कि ईरान को लेने से जो अरब कंट्रीज़ हैं आसपास, या गल्फ़ कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट है, उसमें थोड़ा सा ट्रेड का, क्योंकि जिनके साथ ईरान का ट्रेड है उसके साथ हम भी कर सकते हैं, कंट्रीज भी कर सकती हैं जी। तो उससे भी फर्क पड़ेगा, तो इनको भी थोड़ा मार्केट और मिलेगा। और ईरान तो चाहता ही था, जैसे हमने अभी बात की, उसके पास इतने सैंक्शंस थे कि उसको बहुत मुश्किल हो रही थी हर एक चीज़ का कि उसको थोड़ा सा फ़र्क पड़े। तो इस वजह से ईरान को फ़र्क तो पड़ा है, और बाकियों की फ़र्क पड़ा है ख़ास करके इससे। अब मतलब आप अगर आप देखें तो एससीओ में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन एससीओ में है, एससीओ कंट्रीज़ में है। 30% वर्ल्ड का जीडीपी एससीओ में है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही होगा। हम थोड़ा 1.5 साल पहले की बात कर रहे हैं, बट फिर भी क्योंकि लेटेस्ट वो है नहीं। तो इन सब के अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है एससीओ का जो प्रभाव, दायरा काफ़ी बड़ा है, प्रभाव काफ़ी बड़ा है।
तो ये काफ़ी कुछ कर सकते हैं अगर मिल के चलें तो ईरान को भी काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा। हालांकि दो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं। तजाकिस्तान जो ऑलरेडी मेंबर है एससीओ का, वो थोड़ा ईरान से उसकी खटपट है। कारण है कि ईरान जो है एक इनका है तजाकिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इनका, जिसको कि ये ईरान सपोर्ट करता है। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ तजाकिस्तान करके है जिसको कि ईरान सपोर्ट करता है, जिसको तजाकिस्तान थोड़ा सा वो नहीं करता जी। दूसरी चीज़ ये है, अब ईरान चीन और रशिया के साथ आ गया इस ग्रुप में, तो क्या अमेरिका या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कब ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस जो इन्होंने लगा रखे हैं ईरान के, क्या वो हटाएंगे? पहले तो था कि बातचीत करके हटा सकते थे जी। जब तक इतनी नज़दीकी नहीं थी जी। लेकिन क्या हटाएंगे नहीं हटाएंगे, अब थोड़ा सा मैं कहूँगा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होगा, बट क्या हो सकता है, अब ये थोड़े सोचने की बात है जी। कि हो सकता है ईरान ये भी सोचे कि हम भारत के साथ, भारत के संबंध इतने अच्छे हैं, थोड़ा सा उधर से मदद लेके देखें जी। तो ये सारा प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल है जी। कैसे चलता है, लेकिन अमेरिका और वेस्ट क्या सोचते हैं, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि होगा कि नहीं होगा जी। हालांकि ईरान ने भी देखिए काफ़ी अपने आप को बदलाव किया। जब उसको वेस्टर्न मार्केट नहीं मिला जी, जब उनके साथ नहीं हुआ, तो उसने भी पहले ईरान की जो पॉलिसी थी कि हम ना ईस्ट देखेंगे ना वेस्ट में देखेंगे, हम तो सीधा जाएंगे, बट उन्होंने अब अपनी पॉलिसी चेंज करके लुक ईस्ट वाली पॉलिसी जो हिंदुस्तान ने अपनाया था, लुकिंग ईस्ट लुक ईस्ट वाली, वो वाली पॉलिसी अपना ली कि भाई उधर नहीं हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में तो मेरा नहीं चल रहा है, सैंक्शन से हैं, तो इधर जो है ट्रेड और बाकी चीज़ें करो। तो ये चीज़ इन्होंने भी शुरू की थी और अब इस माध्यम से उनको भी फायदा मिल सकता है जी, क्योंकि इनकी रीच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में बन सकती है और इनके पास जो देखिए ऑयल है ही है, इकोनॉमी है, ट्रेड, ट्रांजिट, आप सप्लाई चेन वगैरह जितनी चीज़ें हैं, चाबहार पोर्ट का देखिए कितना फ़ायदा मिलेगा सभी को, ये हो सकता है। और एक जो इनकी जो मैं कहूँगा कि इनको जो एक्सेस है इनको एक्सेस मिल जाएगा एससीओ के माध्यम से अपना ट्रेड और फैलाने के लिए, तो आई थिंक ईरान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और मतलब आप ये समझिए कि पिछले साल की जो रिपोर्ट है या 2021 की रिपोर्ट मैं कहूँगा, 22 की अभी फुल नहीं आई थी, ईरान का जो ट्रेड था एससीओ मेंबर से, जब वो मेंबर नहीं था एससीओ का, डायलॉग पार्टनर ही था, वो तकरीबन 37 बिलियन डॉलर से ज़्यादा था। तो अब तो ईरान को और फ़ायदा होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बल्कि 2022 की जो रिपोर्ट कहती है कि ईरान का जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स टू एससीओ 22% था जी। तो काफ़ी चीज़ होते हैं जो कि अब और ईज आउट हो जाएगा जी। जो टैरिफ्स वगैरह अगर इसमें आपस में इनकी मिल बैठ के कम ज़्यादा होती हैं तो सही फ़र्क पड़ेगा। दूसरा जो एक इंट एसटीसी बन रहा है, जो कि मैं पहले भी हम लोगों ने इस पर बात की कि यूएसए और बाकी लेके चल रहे हैं, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जो बन रहा है वो ईरान से लेकर के जा रहा है जी। तो ये भी जाएगा तो उनसे भी इनको काफ़ी फ़ायदा इससे मिलेगा। तो इसलिए, और ये देखिए जहाँ तक हमारा है, इंडिया ईरान बहुत ट्रेड करते रहे हैं, और जो मुख्य चीज़ हम बोलते हैं कि हमारा बासमती इतना ज़्यादा ईरान में जाता है, और ईरान से ड्राई फ्रूट्स और बाकी चीज़ें हमारे यहाँ बहुत आते हैं, गोल्ड, मतलब काफ़ी हमारा ट्रेड उनके साथ है। तो ये जो है हमें भी उससे ज़्यादा, हमें उससे फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ईरान को एटलीस्ट इकोनॉमी से ले करके बाकी, और ख़ास करके टूरिज़्म का जी, टूरिज़्म अभी तक इतना नहीं था, और ये टूरिज़्म जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट, एक चीज़ हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसमें इसमें बोला है जो एससीओ समिट में जी। तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा जी। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आजकल की जहां टूरिज्म का मामला है वर्ल्ड ओवर में इंडिया जो है नंबर 2 पर है, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक टूरिज्म, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म में काफ़ी है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एससीओ में
हो सकता है तो ईरान से चूंकि संबंध हमारे अच्छे हैं जी। तो उनके साथ उनको भी फायदा होगा और उनको भी हमको भी फायदा फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल। और अगर प्रधानमंत्री जी का जो पूरा संबोधन था उस पर हम गौर करें तो एक चीज़ और उभर कर आई कि जो जैसा कि आपने पिछले एससीओ सम्मेलनों का भी जिक्र किया, तो एक चीज़ उभर कर आई कि भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान और देशों की तरह सिर्फ समस्याओं का रोना नहीं रोया है, जो ख़ासतौर पे एशिया की जो समस्याएं हैं, एससीओ सदस्य देशों के समक्ष जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जिक्र करते हुए उनका समाधान भी सुझाया है। बिल्कुल, देखिए मोदी जी तो पहले ही शुरू से वो बोले जा रहे हैं G20 में भी जी। कि हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं जी हम अकेले अपनी बात नहीं करेंगे, अपनी चीजें तो हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कर भी लेंगे जी लेकिन वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ जिसको कि पीछे छोड़ के और बाकी लोग आगे निकल रहे हैं जी जी हम उनकी बात करना चाहते हैं, जी उनको आगे लेके सबको साथ लेके चलना चाहते जी। हैं। और उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, हम जो देश की बात कर रहे हैं हम जी। इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल में भी उसी की बात कर रहे हैं। जी। तो जो आपने कहा बिल्कुल उनका यही पॉइंट था कि हम तो सबको लेके और सबके लिए सबकी बात रखना चाहते हैं। G20 में उन्होंने बड़ा साफ बोला जी कि हम तो सबकी बात रखना चाहते हैं, जी। अपनी बात तो अलग है। जी तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही, हम सिर्फ अपने लिए तो हम नहीं आपसे कुछ कह रहे हैं या बात करो तो हम 1 to 1 आपसे बात करेंगे, जी। हम तो सबकी बात करने के लिए यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।